तो हम दो तरीके से बच्चों केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। एक तो हम जिसको कहते हैं कि वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन मतलब हम वर्ड में रिएक्शन को लिखेंगे। किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए एरो एक लगाते हैं, एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट साइड में हम प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट मतलब द सब्सटेंस विच आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया था तो आपको डिजलिंग व्हाइट लाइट दिखी थी और वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया था रिबन। तो इस रिएक्शन को इतनी बड़ी कहानी ना बता करके हम कैसे लिख सकते हैं, वर्ड में कैसे लिखेंगे? वर्ड में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन हीट। यहाँ पर क्या बना? जो पाउडर बना था ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन, यानी हमने वर्ड में इसको लिख दिया, शब्दों में लिख दिया। इस वर्ड इक्वेशन में आपने क्या देखा? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखे हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखे हैं। और क्या चीज देखी है? जो एरो है इट इज पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। सो व्हाइल राइटिंग द रिएक्शन, क्या क्या देखना है आपको? रिएक्टेंट written on left hand side, या हम कह सकते हैं LHS of arrow, and products are written on right hand side, that is RHS of arrow. And number 3, the arrow is pointing towards reactant to products. The arrow is pointing towards reactant to प्रोडक्ट्स। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं। एक दूसरा तरीका भी है केमिकल रिएक्शन लिखने का। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने वर्ड इक्वेशन लिखी है वो उतने लंबे वर्ड ना लिख करके इसको और शॉर्ट में हम लिख दें। और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? अगर हम वर्ड ना लिख करके इनके सिंबल लिख दें, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का हम सिंबल लिख दें और ऑक्सीजन का सिंबल लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मीन्स इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल
नियम वही रहेंगे, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड रखेंगे, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड रखेंगे, एरो को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मार्क करके लिखेंगे। इस तरीके से रिएक्टेंट क्या क्या थे हमारे, मैग्नीशियम का सिंबल लिख दिया Mg प्लस, एक और रिएक्टेंट कौन सा था, उसको हमने एयर में बर्न किया था, तो ऑक्सीजन Mg प्लस O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO। Now we check this reaction. So for the number of atoms of each element on both sides, so we will make a table. Symbol of element, number of atoms at LHS and इधर number of atoms at RHS। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं देखिए, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, तो दो एलिमेंट हैं। यहाँ पर हम एक और कॉलम बढ़ा सकते हैं सीरियल नंबर का। सो फर्स्ट कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम, और इसका सिंबल क्या होता है Mg। दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, और उसका सिंबल क्या होता है O। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS साइड, यानी LHS साइड कितने एटम्स हैं, मैग्नीशियम के एक एटम है और RHS साइड में भी एक है। और ऑक्सीजन के एटम्स LHS साइड में दो हैं लेकिन RHS साइड में एक है। ठीक, यानी कि जब यह केमिकल रिएक्शन हुई थी तो दो ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया था केमिकल रिएक्शन में, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो हमें एक ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहा, एक कहाँ चला गया। इसके लिए आपने ये पढ़ा है ना पिछले साल 9th में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उनको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ना तो उनको बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी फॉर्म्ड। सो इन दिस रिएक्शन जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का एक एटम पार्टिसिपेट, ऑक्सीजन के दो, लेकिन प्रोडक्ट में एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन ही बन रहा है, एक एटम कहाँ चला गया। तो ये वाली रिएक्शन कैसी हो गई, इसमें LHS में और RHS में हर एलिमेंट का एटम का संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ऐसी वाली जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड रिएक्शन। और हमको हमेशा जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स जितने एटम रिएक्टेंट साइड पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट के साइड बनना चाहिए। इसीलिए वी शुड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी ये वाली कैसी है, अनबैलेंस्ड है। हम कैसे चेक कर लेंगे कि कोई भी रिएक्शन है जो हम लिख रहे हैं वो अनबैलेंस्ड है, इसी तरह से टेबल बना लेंगे और नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लेंगे दोनों साइड। अगर रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, इट मीन्स इट इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब हमें इसको बैलेंस करना है, हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन। तो हम बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखी मिलेगी। अगर हमने यहाँ आगे दो लगा दिया तो अभी क्या हो गया, मैग्नीशियम के दो एटम दिख रहे हैं हमको इधर राइट हैंड साइड, और ऑक्सीजन के भी दो हो गए, क्योंकि हमने ये जो दो आगे लगाया है, आगे जब लगाया है तो इसका मल्टीप्लाई Mg में भी हुआ, ऑक्सीजन में भी हुआ, यानी ये जो एटम है दो मैग्नीशियम के भी हो गए और ऑक्सीजन के भी हो गए।
लेकिन इधर मैग्नीशियम का एक एटम है तो हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस्ड हो गई। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के LHS में कितने एटम हैं? 2 और RHS में कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 LHS में और RHS में 2। अब क्या हो गया? ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि भाई एटम कहाँ चला गया, यानी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन कोई भी लिखते हैं तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये कहता है कि नाइदर एटम कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एटम ना तो बनाया जा सकता है, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इधर जितने एटम्स होंगे उधर भी उतने ही एटम्स होने चाहिए। सो वी मस्ट राइट द balanced chemical equation. So now we will discuss how we can balance the equation. So let us learn balancing of equation. बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन हमें सीखना है तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी से सीखेंगे। तो हमारे पास एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ध्यान से देखिए, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ड्रॉ ए बॉक्स आउटसाइड या अराउंड each सब्सटेंस, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, सबके चारों तरफ हम एक खींच देंगे बॉक्स, यानी F इस तरह से Fe प्लस H2O ऐसे बॉक्स खींच दिया, Fe3O4 और H2। ये बॉक्स खींच दिया हमने। ये बॉक्स संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि हमको खींचना ही है, पर क्यों खींच दिया है? क्योंकि आप अभी नए हैं, पहली बार बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि इनको टच करके हाल फटाफट बैलेंस कर देंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ 4 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए आप क्या करेंगे? फटाफट से यहाँ पर 4 लगा देंगे। इस तरह से ऐसे 4 लगा देंगे और सोच लेंगे कि यहाँ 4 था, मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। H2 था और यहाँ भी 3 लगा दिया, अब ये हमारा बैलेंस हो गया। तो इसीलिए कि आप ये वाली गलती ना करें, इसके लिए आपको क्या बताया गया है? तो हमेशा जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हमेशा पहले सारी चीजों को बक्से में बंद कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना? ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, फिर देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? बैलेंस, स्टार्ट द बैलेंसिंग from that substance which has highest number of atoms,
यानी उस सब्सटेंस को सबसे पहले बैलेंस करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हो एटम्स के। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या पूरी रिएक्शन में कहाँ पर है एटम्स की? यहाँ एक एटम है, यहाँ दो और एक 3 एटम है, यहाँ 3 4 7 और यहाँ पे 2 एटम। यानी सबसे ज़्यादा एटम कहाँ पर है? नंबर ऑफ एटम्स की संख्या यहाँ है। तो हम यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि इधर Fe में 3 है, Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है। तो इसको Fe को और ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। बॉक्स के अंदर बिल्कुल जाना नहीं है, जो कुछ भी करना है बाहर से करना है। ये भी ध्यान रखना है बैलेंसिंग बॉक्स के पीछे साइड जाकर के नहीं करना है। बैलेंसिंग कैसे करना है? जो भी संख्या आपको लिखनी है बॉक्स के सामने खड़े होकर के आप वो संख्या लिख दीजिए बैलेंस करने के लिए। ये है, बॉक्स के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, पीछे से जाकर के भी बैलेंस नहीं करना है। आपको जो भी बैलेंसिंग करनी है वो बॉक्स के सामने इधर इधर संख्या जो भी आपको सुटेबल लग रही है वो लिख दीजिए। तो अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? Fe के कितने एटम्स हैं? 3 हैं और यहाँ Fe का 1 है। तो हम बैलेंस कैसे करेंगे? 3 Fe लिख दिया तो उधर भी 3 हो गए और उधर 3 थे, यहाँ 3 हो गए। 3 Fe प्लस H2O के मतलब ऑक्सीजन के 4 करने के लिए क्या करेंगे? इस वाले बॉक्स के आगे हम क्या लिख दें? 4 लिख दें। ऑक्सीजन 4 हो गया, यानी इतने एलिमेंट्स हमारे बैलेंस हो गए। Fe3O4। ये तो इसको देख करके हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, Fe बैलेंस कर लिया। अब हमारा H2 रह गया है बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि जब हमने इसको बैलेंस किया तो H2 यहाँ 2 थे, अब कितने हो गए? H2 के एटम्स देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। जब हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इस में भी हुआ और इसमें भी हुआ। यहाँ पे पहले से कितने एटम्स थे? 2 एटम्स थे। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जा 8 एटम्स हाइड्रोजन के हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही एटम हैं। तो अभी हम अब क्या करेंगे? अब हम हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस कर देंगे। तो हाइड्रोजन का एटम कैसा बैलेंस होगा? 3 Fe प्लस 4 H2O। क्या कर दें हम कि इधर हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सही है, वेरी गुड। अगर हम 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 4 2 जा 8, इधर भी 4 2 जा 8 एटम्स हो जाएंगे। तो हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। और मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे? बाहर से ही करेंगे, बक्से के अंदर बिल्कुल नहीं जाना है, बक्से के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम लास्ट में चेक भी कर लेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई या नहीं हो गई। तो बैलेंस चेक करने के लिए वही तरीका है, कैसे? टेबल बना लेंगे हम हर एलिमेंट की इस तरह से। एलिमेंट थोड़ा छोटा ज़्यादा हो रहा है, आपको शायद दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिखती हूँ। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स एट LHS, और उधर कॉलम में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स एट RHS, ऐसे लिखेंगे। तो एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पर? एक तो है Fe, सीरियल नंबर भी डालना चाहें डाल दें यहाँ पर,
1 2 3, एक है Fe, एक है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। Fe के नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड में कितने हैं? 3 हैं। RHS साइड में भी 3 हैं। हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 इधर है, 8 ही इधर है, और ऑक्सीजन के 4 इधर हैं और 4 ऑक्सीजन 4 RHS साइड में है। यानी कि ये रिएक्शन कैसी हो गई? ये रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो सिंस द नंबर ऑफ एटम्स of each element on both sides of the arrow are same, yeah, on LHS and RHS are same, so this reaction is balanced. Since the number of atoms of each element are same on both sides of the arrow, ऐसा लिखो या फिर लिखो, अब या तो ऐसे लिखो बोथ साइड ऑफ एरो, या फिर लिख सकते हो एट RHS, LHS एंड RHS। LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स सेम है ईच एलिमेंट के, हेंस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कोई भी रिएक्शन दे दी और आपसे पूछा गया कि चेक दिस रिएक्शन either बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड, तो आप ऐसे टेबल बनाएंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर हैं तो आप लिख देंगे कि सिंस नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, so this is the balanced equation since number of atoms of each element are same, same या फिर सेम की जगह आप एक और शब्द यूज कर सकते हैं इक्वल। तो सिंस द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो या बोथ at LHS and RHS, so this reaction is balanced। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, यानी नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम नहीं है, तो आप वहीं पे आंसर नहीं है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, अब जब हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली तो इसके बाद क्या करेंगे? रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या? नेक्स्ट स्टेप तो ये हुआ चेक द बैलेंसिंग। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या हुआ था? इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑन LHS and RHS। Check the number of atoms on LHS and RHS। ये तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। यहाँ पे वही टेबल आ जाएगी आपके, जैसे अभी बना करके दिखाई थी वो वाले। ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट और नंबर ऑन LHS एंड नंबर ऑन RHS, ऐसे टेबल। द नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा राइट द कौन सा स्टेप है? नंबर डाल लीजिए आप। राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की, हर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट भी लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल Fe सॉलिड, यानी 3 Fe सॉलिड। अब आप चाहें तो ये लिखें
चाहे तो नहीं लिखें, डायरेक्ट लिख देंगे। अब आप उसको हटा लीजिए बॉक्स, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। प्लस 4H2O गैस इक्वल टू Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल स्टेट। अगर कोई पानी में किसी का सॉल्यूशन होता है तो हम वहां पर एक्वस लिख देते हैं फिजिकल स्टेट में। जैसे कॉपर सल्फेट पानी में घुला हुआ है तो हम ऐसे लिख देंगे CuSO4 एक्वस। एक्वस का मतलब CuSO4 का सॉल्यूशन। और अगर CuSO4 सॉलिड है तो हम ऐसे लिख देंगे CuSO4 सॉलिड। तो किसी की भी फिजिकल स्टेट हम ऐसे साइड में लिख देते हैं रिएक्शन की। क्लियर? सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस हो गई, आपने चेक भी कर ली और फाइनली इसके फिजिकल स्टेट भी लिख दी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे H2O कैसा होता है, लिक्विड होता है। भैया आप कहेंगे मैडम ये तो गलत हो गया, आपने तो गैस लिख दिया। इस रिएक्शन में जो H2O है वो किस फॉर्म में यूज हो रहा है, स्टीम के फॉर्म में यूज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है, यानी फिजिकल स्टेट पानी की यहाँ पर स्टीम के फॉर्म में यूज हो रही है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी बना सकते हैं। कैसे? अगर हम उसके ऊपर रिएक्शन कंडीशंस लिख दें तो रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकती है। यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, लाइट की कंडीशन हम अगर एरो पर और लिख दें तो रिएक्शन विल बी मोर इंफॉर्मेटिव है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड में, हाउ द रिएक्शन हाउ यू कैन मेक ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। तो मोर इंफॉर्मेटिव आप कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट तो ये कि फिजिकल स्टेट लिख करके, और दूसरा कैसे लिख सकते हैं, ऑन राइटिंग द रिएक्शन कंडीशन ऑन द एरो। यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट की कंडीशन अगर एरो पे लिख दें तब भी। सो दो तरीके से हम रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। How the reaction be made more informative। रिएक्शन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बन सकती है? नंबर 1 मैंने क्या बताया था, बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ ईच सब्सटेंस। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये एग्जाम्पल हो गया, या फिर और भी एग्जाम्पल हैं जैसे Mg सॉलिड प्लस O2 गैस इक्वल टू Mg, ये सॉलिड। ये फिजिकल स्टेट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हमने क्या बताया, बाय राइटिंग रिएक्शन कंडीशंस ऑन द एरो। फॉर एग्जाम्पल, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। तो 6CO2
एंड 6H2O। चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है नहीं है। इस रिएक्शन को फटाफट से चेक करके बताइए वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। निकाल लिया आंसर? हाँ, अच्छा चेक करिए, आपने सही करा गलत करा चेक करिए। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 रिएक्टेंट साइड, उधर कार्बन कितने हैं? 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 दूनी मतलब 6 2 12 एंड 6 18। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 6 2 12 एंड 6 18। ऑक्सीजन भी दोनों साइड बराबर हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6 2 12। इधर 12 हाइड्रोजन है, इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 12। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अगर आपने ऐसा निकाला है जवाब कि आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब सही है। ठीक है, अब इसके ऊपर रिएक्शन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये रिएक्शन और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो गई। यहाँ पर गैस, लिक्विड और ये गैस और C6H12O6 जो ग्लूकोज है, ये हमारा बनेगा एक्वस फॉर्म। ये अगर आपने एक नया फॉर्मूला देखा है, आपको पहले से याद नहीं है, तो इसका फॉर्मूले का नाम याद रख लो। ये काहे का फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। आप एक लिस्ट बनाते चलें, कुछ जो नए नए केमिकल्स आपको मिलते हैं जिनके आपको नाम याद नहीं है, उनको एक अलग लिस्ट बनाते जाएं और केमिकल फॉर्मूले उनके याद करते जाएं। और मैंने उसमें पीरियोडिक टेबल डाल दी है, पीरियड वाइज भी और ग्रुप वाइज भी, तो उसको आप याद कर लीजिए। उसके आगे भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन डालूंगी, उसको आप लर्न बाय हार्ट, बाय रिटिन प्रैक्टिस से उसको सबको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने सीखा बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। आपको एक और रिएक्शन दे रहे हैं, आप कोशिश करिए इसको बैलेंस करने की। अब हम एक और रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, आपको दे रहे हैं, कोशिश करेंगे हम लोग मिल करके कि इसको बैलेंस करें। CO प्लस H2 इक्वल टू CH3OH। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे सबके चारों तरफ। फटाफट बनाइए बॉक्स और बैलेंस करिए। तो फर्स्ट स्टेप CO, यहाँ पे हमने बॉक्स बना लिया, प्लस H2 यहाँ बॉक्स बना लिया, सभी को बॉक्स में घेर लेंगे, इक्वल टू CH3OH, इसको भी बॉक्स में घेर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है? सेकेंड स्टेप, जहां पर सबसे ज्यादा आइटम्स है वहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा आइटम्स हैं CH3OH, क्योंकि यहाँ देखिए एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर 1 3 4 5 6 एटम्स हैं। तो वी विल स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम हियर। सो सेकंड स्टेप में स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम वेयर नंबर ऑफ एटम्स आर हाईएस्ट। तो यहाँ से करेंगे, यहाँ कार्बन 1 है तो इधर देखेंगे, इधर भी कार्बन 1 है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन एक और है, 4, टोटल 3 एंड 1 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया CO, फिर प्लस 2H2, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन क्या हो गया? CH3OH। अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हो गया
और बैलेंस हो गया। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन को भी चेक कर लो बैलेंस्ड है या नहीं है। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है, यानी ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस्ड है, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको थर्ड स्टेप चेक करना है। सो कैसे, वो टेबल बना करके चेक करेंगे कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है या नहीं है। नंबर ऑफ आइटम्स बोथ साइड बराबर हैं, तो बैलेंस है, थर्ड स्टेप हो गया। अब देन नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम फिजिकल स्टेट लिखेंगे इनका। तो फिजिकल स्टेट कैसा लिखेंगे, CO गैस प्लस 2H2 गैस। अब चूंकि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है तो इनके बॉक्स हटा देंगे। तो CO गैस प्लस 2H2 गैस इक्वल टू CH3OH लिक्विड। अब आप सोचेंगे मैडम आपने यहाँ लिक्विड क्यों लिखा, गैस क्यों लिखा। तो आप धीरे धीरे जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पढ़ करके प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा कि ये CH3OH क्या है, मिथाइल एल्कोहल है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो बच्चे लैब में आते हैं, लैब को मैनेज करते हैं, उनको ऑलरेडी पता है, देखा हुआ है कि ये मिथाइल एल्कोहल कैसा है, लिक्विड है। क्यों झलक, देखा है, याद है मिथाइल एल्कोहल किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, हम इसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, अगर हम रिएक्शन कंडीशन एरो के ऊपर लिख दें। तो इस रिएक्शन को प्रॉपरली होने के लिए जो रिएक्शन कंडीशन चाहिए वो कितना है, 340 atm प्रेशर। तो CO गैस प्लस 2H2 गैस 340 atm प्रेशर CH3OH लिक्विड। तो इस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। हालांकि ये मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में है, लेकिन जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते समय आपको रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ाएंगे और टाइप ऑफ रिएक्शंस बाद में पढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, हैव ए नाइस डे।